ये जो सर हैं इन्होंने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब ये खुद बताते हैं कि कितना ये इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। लगभग ये एक दिन में हर दिन ये 10 से 12 घंटे ये स्टडी किया करते थे, तो अभी भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन मतलब अब वही चीज़ है कि धांधली वगैरह होगी या फिर आगे पीछे 100 कारण होते हैं जिनकी वजह से कि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए भी जॉब नहीं ले सके। तो सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी जो हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि अभी घर में जुड़ना है कि हमारे जैसे ही मास्टर डिग्रियां की हुई हैं, बड़े सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीएचडी भी की हुई है और अभी वो घर में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट पोस्टें निकालेंगी तो हम अप्लाई करेंगे और हमें जॉब मिलेगी। मतलब जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हुए हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या लगता है आपको कि मतलब कि उनको क्या करना चाहिए इस टाइम? देखिए सर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जैसे कुछ लोग हैं जैसे मास्टर किया है, पीएचडी होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जॉब की तैयारी के साथ साथ कुछ और भी काम करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी बिजनेस भी जो सेकंड ऑप्शन रहता है, प्लान बी कामयाब कर जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग में आना चाहते हो टीचिंग प्रोफेशन में आइए। अगर यहाँ नहीं आ जाते, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि आपका इंटरेस्ट भी रहेगा उस फील्ड में, और इंटरेस्ट रहने से ये रहता है कि बंदा पूरे शिद्दत से काम करता है। और जब हम पूरी शिद्दत से किसी काम को करते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हैं एक और न्यू वीडियो आपके लिए लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे उन सर के साथ जो कि अभी रिसेंटली कॉलेज में 7 से 8 साल पढ़ा के आए हैं। तो चलिए इनसे जान लेते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाने का वगैरह वगैरह। तो चलिए सर बताइए कुछ अपने बारे में। पहले तो कुलदीप जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का थोड़ा मौका दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का थोड़ा मौका दिया है। तो मेरा नाम मुकेश मनकोटिया है। मैं डबल मास्टर की है 2 सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और जैसे कि इन्होंने बताया कि कॉलेज में कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तो पहले जो टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने कॉलेज से ही गेन करा था। हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ पे एज कंट्रेक्चुअल बेस सबसे पहले पोस्टिंग मैंने वहाँ पे ही टीचिंग एक्सपीरियंस अपना लिया था। और उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के भी कुछ एग्ज़ाम 1-2 मैंने क्रैक भी किए थे, बट वो पोस्टें हमारी कोलैप्स हो जाती हैं JKSSB के अंदर। और उसके बाद थोड़ी घर में प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा जो आगे का जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया। अभी यहाँ पे हम एज ए प्राइवेट टीचर ही अपनी अर्निंग कर रहे हैं। आपने बताया कि आप डबल MA होल्डर हो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में अपना मास्टर डिग्री की हुई है। तो सर जैसे कि इकोनॉमिक्स है तो उसमें जैसे कि आपको पता है बड़ा सारा स्कोप होता है आगे बैंकिंग के लिए, और जो पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें तो आपको पता पॉलिटिक्स में इंसान जा सकता है आराम से ना। तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने वो जो फील्ड थी उसको इग्नोर किया और आप टीचिंग लाइन में आए? क्या सोच के मतलब आपने टीचिंग लाइन को ज्वाइन किया था? देखिए सर, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स में बैंकिंग में, तो बैंकिंग का हमने अप्लाई करा था तो वो कोलैप्स हो गई थी पोस्ट। और उसके बाद JSA का भी करा था, तो उस टाइम पे मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ पे नहीं मैं एग्ज़ाम दे पाया। और उसके बाद अभी चल रहा है जो टीचिंग का, ये करेंगे साथ में, थोड़ा अभी इंटरेस्ट भी हो गया टीचिंग का। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसका यूज़ करके हम अपनी कंट्री को इम्प्रूव कर पाएंगे, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हमें यही सिखाती है कि कैसे हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का जब हम यूज़ करते हैं तो कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक उसका मीनिंग है इकोनॉमिक्स का। ऐसे तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत ब्रॉडर है, ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता इधर। कि जैसे कि आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट मतलब कि पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया और 3-4 बार आपने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि क्या हुआ कि किसी कारणवश, किसी धांधली के कारण वो एग्ज़ाम जो थे वो कैंसिल हो गए। तो आप मतलब गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहोगे? गवर्नमेंट के लिए क्या आपका मतलब मैसेज रहेगा इसके रिलेटेड? गवर्नमेंट के लिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी मैनर से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो बहुत ज़्यादा खज्जल होते हैं, सही बताऊं तो।
क्योंकि अगर कोई बच्चा पूरी मेहनत से उस एग्ज़ाम को क्रैक करता है और देन उसके बाद ये आता है हमारे जो एजेंसीज़ होती हैं कि उन्होंने ये धांधली कर दिया और इसकी वजह से वो बच्चे की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और साथ में फिर वो फिर से उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, और जिस कारण से वो डीमोटिवेट होकर नहीं करता है कि उसको ये उम्मीद रहती है कि आगे जाके हो सकता है कि फिर से ये ना हो जाए। और साथ में ये भी रहता है कि कुछ बच्चों की फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग तो रहता नहीं है, क्योंकि फैमिली उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है ना। तो उस कारण से वो फिर अर्निंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जॉब पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से जनरल कैटेगरीज़ के जो बच्चे होते हैं वो कंपटीशन में थोड़ा पीछे रहते हैं। साथ में कुछ बच्चे जो होते हैं पोरर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो गवर्नमेंट को जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए, बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक संदेशा है गवर्नमेंट तक जो पहुँच जाए। अभी पीछे जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो आपने उसमें देखा होगा कुलदीप जी की कितनी ज़्यादा धांधली हुई थी। अब जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मीन्स के एक दिन का कम से कम भी 14 या 16 आवर तक स्टडी करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पे धांधली हुई, तो बच्चों को क्या फील होता होगा ये आप समझ सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये सब नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे। करप्शन तो नहीं होना चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर बच्चे ही हैं, जो आने वाली जनरेशन है यही देश का फ्यूचर है। अगर ये धांधली करके वहाँ पे पोस्ट लेते हैं तो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो देख लो कि कैसा होगा। हमारा जो देश हमारा एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। वो हमारा देश जैसे आज पाकिस्तान की हालत है ये वाली हालत हो जाएगी आने वाले टाइम पे। तो हमारा जो देश है वो सिक्योर रहेगा और डेवलपमेंट होना तो निश्चित रहेगी। तो कोई भी देश है वो विदाउट एजुकेशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जैसे कि आपने सही बोला, जैसे अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसमें लगभग 13.5 लाख के आसपास बच्चों ने मतलब कि प्रीलिम दिया उसका ना, और उसमें हमने देखा कि लगभग 1000 के आसपास ही बच्चे जो थे वो सिलेक्ट हो सकें आगे के लिए। तो जो बच्चे रह गए हैं बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए सर जी, अगर आपको बताऊं, जैसे यूपीएससी का आपने बताया कि नियर अबाउट 10 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे एस्पिरेंट्स थे उन्होंने प्रीलिम्स में बैठे, और 1000 या नियर अबाउट मोर देन 1000 ही जो बच्चे होंगे या जो एस्पिरेंट्स होंगे वही क्वालिफाई करेंगे यूपीएससी को। तो देखा जाए तो यूपीएससी एक टफेस्ट एग्ज़ाम है हमारे इंडिया को, लार्जेस्ट भी इसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट इसमें हिस्सा लेते हैं। बट यहाँ पे होता ये है ना कि जैसे कि 13 लाख बच्चे, 13 लाख में से 1000 ही बच्चा जो होगा वही सेलेक्ट होगा। तो अगर हम देखा जाए तो एक पोस्ट के लिए वहाँ पे कम से कम भी नियर अबाउट 1000 मोर देन जो एस्पिरेंट्स हो गए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ साथ उन बच्चों की काफ़ी देर पहले से मेहनत होती है, वो मीन्स कि काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे अभी हम जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे अभी से कुछ बच्चे 11-12 के जो बच्चे हैं वो यूपीएससी की तरफ उनका रुझान है, और मैंने उनको यही बोला कि आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो बेटर है, लेकिन जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाओ तो निराश मत होना, आपके सामने और बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो उससे ये थोड़ी ना होगा कि आपने कुछ सीखा नहीं, उसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ज़्यादा एजुकेशन गेन करोगे। तो कामयाबी मिलना तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के हम कामयाब हो जाएं, ऐसा तो बोलना मुश्किल भी है या ऐसा बोलना सही भी है गलत भी है। लेकिन मेरी नज़र से देखा जाए तो जो एजुकेशन है वो सक्सेस की तरफ ले जाती है। एक जैसे हम पाथ की बात करते हैं कि सक्सेस की तरफ जाना है तो एजुकेशन एक रास्ता है उस सक्सेस तक पहुंचने का। लेकिन हम अगर पढ़ने के बाद भी ना पहुंचा जाए तो ये मत सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीएससी कुछ ना कुछ हम अचीव कर ही लेंगे। अगर वो नहीं तो टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, यहाँ पे आप आ सकते हो, बच्चों लोगों को अवेयर कर सकते हो, लोगों को वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो जो आपने सीखी हुई है उस टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल सर ने सही बोला कि अगर आपने एक प्लानिंग की हुई है, अगर एक गोल सेट किया हुआ है, अगर किसी कारणवश वो गोल आपसे अचीव नहीं हो पाता लाइफ में, तो मतलब कि प्लान बी भी अपना साथ में रखिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप थक हार के बैठ जाओ कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उसमें हम कामयाब नहीं हो सके तो अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप काम पे लग जाओ, प्लान बी पे काम करो। सही बोला सर ने कि कोई और सेकेंडरी अपना काम चूज़ करिए, वहाँ पे अपना 100% दीजिए। तो डेफिनेटली जो आपने नॉलेज गेन की है अपनी एजुकेशन फील्ड में, जो आपने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई के लिए आपको काम आएगी अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हो।
तभी बोलते हैं कि पढ़ाई को करो कुछ इस तरह से कि मतलब कि वो पढ़ाई आपको आने वाले टाइम में अगर आप कोई और काम भी करते हो, गवर्नमेंट जॉब के सिवाय कोई और अपना बिजनेस भी करते हो, तो उसमें भी आपको वो बड़ा ज़्यादा बेनिफिट दे सके, उस तरह की पढ़ाई किया करो। तो बाकी हम यही बोलना चाहेंगे। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो हमारे सर हैं इनका खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट है। देखिए, जो मेरा इंस्टीट्यूट है उसका नाम इनलाइटन लर्निंग सेंटर है। तो बिलावर में किशनपुर मोड़ पे, जहाँ से कटली को रोड जाता है, वहाँ पे है वो। और वहाँ पे हम 11-12 वालों को, बच्चों को पढ़ाते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट, और 2 ही सब्जेक्ट हम वहाँ पे आर्ट्स वाले पढ़ाते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा तो वहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकता है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर उसका नंबर, मेरा नंबर डाल देंगे, या सर का भी नंबर, सर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। कोई गरीब बच्चा है, पिछले सेशन में मैंने 2 या 3 बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ाया था। अब उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें। तो उनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसीलिए हमारा यही कोशिश रहती है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चा पढ़ जाए, बस हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं रहता है, बच्चा पढ़ना चाहिए। ये चीज़ है कि वो जो उसकी एम है, उस एम तक वो पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू। क्या ज़बरदस्त सोच है सच में ही, मतलब कि दिल खुश कर दिया सर ने ये बात बोल के कि हम जो है वो पैसों के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ अपने शो के लिए पढ़ा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं बन पाए, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी खासी VIP पोस्टों पे जाके काम करें। हमारा एज ए टीचर का यही एक ड्रीम रहता है कि उसका पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो आगे जाके इन फ्यूचर अपना नाम कमाए, एक अच्छी पोस्ट पे जाके काम करे और देश का नाम रोशन करे। तो मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये सर इतने बेहतरीन है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े जिगरी यार भी हैं। तो मतलब कि एक तो हैं तो इंटेलिजेंट, तो वो तो साफ आपको अभी दिख रहा होगा इनकी सोच से ही। लेकिन दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो ये पिछले 8 सालों से लगातार कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं यहाँ पे बिलावर में, और आर्ट्स के मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं वो ट्यूशन पढ़ने इनके पास आते हैं। और आज तक का इनका रिकॉर्ड है कि एक भी बच्चा आज तक इनका फेल नहीं हुआ है। जितनों को इन्होंने पढ़ाया आर्ट्स टीम में, चाहे वो इकोनॉमिक्स है चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, 100% रिजल्ट हर बार इनका आता है। तो दोस्तों, आप में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट्स के रिलेटेड ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना और सर का नंबर डाल दूंगा, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप सर के पास आना, ताकि सर को भी अच्छा लगे और इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा यहाँ से ऊपर तक जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी, हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।